नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, जब ये हिंसक रूप धारण कर लिया, उसी समय तुरंत बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये तुरंत बांग्लादेश छोड़कर भारत रवाना हो गई। जैसे ही ये भारत पहुंची, भारत पहुंचने के बाद चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। अगर ये भारत में रहेंगी तो बांग्लादेश को कौन देखेगा, अगर ये भारत में नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी। तो आज इस वीडियो में समझेंगे, इस पूरे मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। जैसे ही आरक्षण विरोधी आंदोलन जब हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर देखिए यह है बांग्लादेश की लोकेशन। फिर यहाँ से त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ पर पहुंची सीधे जो शेख हसीना यहाँ पर पहुंची। यहाँ से एक फाइटर प्लेन के माध्यम से यहाँ पर सीधे वो हिंडर बन गए, जो एयरपोर्ट है भारत का, यूपी के गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, वहां पर जो हिंडन एयरपोर्ट है, वहां पर सीधे इनकी फ्लाइट लैंड कर गई। यहाँ पर भारत के जो वायुसेना के जो गरुड़ कमांडो हैं, भारत के जो वायुसेना के जो गरुड़ कमांडो हैं, ये इनके सुरक्षा में लगाए गए हैं। फिलहाल तो ये भारत में ही रुकी हैं। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है ये लंदन में चली जाए, वहीं पर कुछ दिन तक रुके। तो आइए समझते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है शेख मुजीबुर रहमान है। ये बांग्लादेश के, इन्हें फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इनके परिवार सहित इनका 17 लोग थे, 17 लोगों को फांसी यानी कि मौत के घाट उतार दिया गया था पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा। उसके बाद शेख हसीना और उनकी सिस्टर्स लंदन में रही, भारत आई, भारत से फिर लंदन में गई, वहीं पली बड़ी, वहीं पढ़ी लिखी हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश आई वापस, फिर सत्ता संभाली, 15 साल से लगातार सत्ता पर काबिज थी। जब बांग्लादेश के अंदर जब आंदोलन हिंसक रूप ले लिया, उसी समय तुरंत यहाँ पर देखिए ये 4 व्हीलर कार यहाँ से सीधे आई एयरपोर्ट से तुरंत जो अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वहां पर पहुंचे। वहां से जो हिंडन एयरपोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, वहां पर पहुंच गई। तो आइए कुछ सवालों के माध्यम से समझते हैं कि क्या शेख हसीना भारत में रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी। तो पहला सवाल है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम जो शेख हसीना है, अब क्या करेगी, अब वो क्या करने वाली है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ने के बाद सीधे भारत की तरफ उड़ान भरी। उसके बाद गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है, वहां पर एनएसएस यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उनसे मुलाकात की। उनसे घंटों बातचीत होने के बाद भारतीय वायुसेना के जो वेस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल पीएम सिन्हा है, वो भी मौजूद रहे। शेख हसीना को एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है। उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के जो गरुड़ कमांडो हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। तब मुद्दा धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, क्या भारत शेख हसीना को शरण देगा। तो इसके बारे में समझते हैं। बांग्लादेश में भारत के जो राजदूत हैं बीना सीकरी, उनके द्वारा कहा गया हो सकता है शेख हसीना भारत में शरण मांगी ही ना, हो सकता है सिर्फ भारत के रास्ते का इस्तेमाल करती हो। अगर शरण मांगती भी है तो ये जरूरी भी नहीं कि भारत उन्हें शरण देगा, क्योंकि अगर भारत उन्हें शरण देता है तो ये मुद्दा ज्यादा उठ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी उभर कर आया है। तो बांग्लादेश के नागरिकों को और बांग्लादेश को लगेगा कि कहीं न कहीं जो आंदोलन भारत की जनता है, उसके विरोधी व्यक्तियों को भारत शरण दे रहा है। हो सकता है इस वजह से भारत जो शेख हसीना है उनको अपने देश में रखे ना कुछ दिन तक, क्योंकि भारत की नीति पॉलिसी रही है कि कोई भी अगर शरण मांगता है, कोई भी दुखी है, शरण मांगता है, किसी प्रकार का संकट है, तो उसको भारत आज से नहीं सदियों से, ऐतिहासिक रूप से भारत उसको शरण देने में आगे रहा है, हमेशा से आगे रहा है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच रिश्ते कैसे हैं, क्या शेख हसीना की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि विदेश मामलों और भारत की विदेश नीति के जानकार हैं हर्ष वी पंत, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश का जो वर्तमान में रिश्ता है ना, ये बहुत अच्छा चल रहा है। भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है, ये अपने स्वर्णिम काल पे चल रहा है, जब से 2019 से लेकर 2024 तक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है, ये और भी तगड़ा हुआ है, और भी अच्छे तरीके से हुआ है। चाहे तीस्ता डील हो, चाहे गंगा वाटर को लेकर हो, चाहे रेल लिंक परियोजना हो, इस सारे मुद्दे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में डील हुई है। भारत एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, भारत मतलब बांग्लादेश भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। तो इन सब सारे मुद्दे को लेकर जो भारत है, ये कि जो बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना, और भारत के पीएम है, इनके रिश्ते के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कुछ और भी देखते हैं। शेख हसीना जब से फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने अपने पहला जो विदेशी दौरा है
वो भारत का चुनाव किया कि भारत से ही करेंगे। 9 जून 2024 को पीएम मोदी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब शेख हसीना उसमें शामिल हुई थी। 21-22 जून 2024 को शेख हसीना साल में तीसरी बार भारत के दौरे पर आई थी। पीएम मोदी की अगुवाई वाली जो नई सरकार है उसमें हिस्सा लेने के लिए वहां पर आई थी। फिर उसके बाद वह हमारी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल है, पीएम मोदी के द्वारा कहा गया कि जो शेख हसीना है उनके कार्यकाल का, जो पीएम मोदी है उनके सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेशी मेहमान है। शेख हसीना भारत के दौरे पर दोनों देशों के बीच जो 10 सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए हैं, इसमें समुद्री सहयोग से लेकर भारत बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी से लेकर व्यापार से लेकर आपसी सहयोग तक जैसे मुद्दे शामिल है। बांग्लादेश से भारत आने वाले मरीजों को ई वीजा, नई ट्रेन बस सर्विस, गंगा जल समझौते के लिए ज्वाइंट कमेटी, तीस्ता नदी विकास परियोजना के लिए एक भारतीय टीम के बांग्लादेश भेजना, बांग्लादेश को फिर 40 मेगावाट बिजली देना और बांग्लादेश पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। इन सब सारे मुद्दे पर ये सब बातचीत हुआ है। शेख हसीना देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब सत्ता कौन संभालेगा? मौजूदा हालात में बांग्लादेश में दो तरीके से सरकार बन सकती है। दो तरीके से बांग्लादेश के अंदर सरकार बन सकती है। तो इसमें पहला और दूसरा तरीका क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक हो गया परंपरागत तरीका। परंपरागत तरीका इसमें क्या है, इसमें जो चीफ जस्टिस है, यानी बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस है, वो सत्ता संभाल सकती है। वो प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाल सकते हैं, बांग्लादेश का कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनी है, देश का जो चीफ जस्टिस है देश चलाने के लिए जिम्मेदारी लिए है। 1990 में बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जब जन आंदोलन खड़ा हुआ था, तब विपक्षी राजनीतिक दलों ने 6 सितंबर 1990 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंप दी थी। वे बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने थे। उस समय सरकार चलाई थी। ये था उसका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, केयर टेकर सरकार। जो केयर टेकर सरकार है वो कैसे काम करती है, इसके बारे में समझते हैं। एक तो परंपरागत हो गया जो चीफ जस्टिस संभालेंगे, दूसरा केयर टेकर्स। बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट है, यानी साल 1996 में, यानी 1996 में और 2008 में, 1996 2008 में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। तब केयर टेकर सरकार को सत्ता सौंप दी गई थी। केयर टेकर जो सरकार होती है, कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल का शामिल नहीं होता है इसमें। इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं होती। केयर टेकर सरकार में शामिल लोग मंत्री की तरह काम करते हैं। इन्हें सलाहकार कहा जाता है। ये सरकार के राष्ट्रपति का जो होते हैं उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से चलता है। इस सरकार को सिर्फ 90 दिन तक सरकार चलाने का, जो केयर टेकर सरकार होती है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है 90 दिन के भीतर तक ये सरकार चलाते हैं और 120 दिनों के अंदर जीतने वाली जो पार्टी है उसको सत्ता इन्हें सौंपनी होती है। बांग्लादेश में जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था, 14वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इसे खत्म कर दिया गया है। जो केयर टेकर सरकार है उसे खत्म कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया, इसे फिर से बहाल कर दिया था। इसमें जो आर्मी चीफ है वो बने थे, सरकार चुनकर बनाए थे। वर्तमान में कौन 3 लोग हैं जिनका नाम बांग्लादेश के पीएम पद के लिए आगे चल रहा है? बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वकार उज जमान राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश की कमान सौंप सकते हैं। पीएम पद के लिए कई लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन 3 लोग के प्रमुख नाम है। एक है सलाउद्दीन अहमद, ये अर्थशास्त्री हैं, बांग्लादेश के जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर रह चुके हैं, तो इनका नाम आगे आ रहा है कि ये सरकार चला सकते हैं। दूसरा नाम आगे आ रहा है, पहला तो ये हो गया, दूसरा नाम आ गया मेजर जनरल AKM नजमुल हसन है। ये बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं। ये नजमुल इस साल 30 जनवरी को रिटायर हुए हैं। वह आर्मी इंटेलिजेंस के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इनका भी नाम आ रहा है कि ये सत्ता चला सकते हैं। तीसरा है डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी। मंजूर अहमद चौधरी वैज्ञानिक हैं, यानी एक साइंटिस्ट है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग में वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, साथ ही नेताओं के आलोचक भी रहे हैं। चौधरी ने एक जिले के रिसर्चर को हटाने पर भी बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और सांसद दीपू मोनी खुलकर आलोचना की थी। दीपू मोनी की जो खुलकर आलोचना इन्होंने की थी। नदी संरक्षण में फेल रहने पर भी उत्तरी ढाका के मेयर अतीकुल इस्लाम को भी जेल भेजने का इन्होंने काम किया था। तो 3 लोग का नाम आ रहा है अभी सामने। शेख हसीना की जो सबसे बड़ी विपक्षी पूर्व पीएम रही है खालिदा जिया, अब वो क्या करेगी? खालिदा जिया शेख हसीना के जैसे ही बड़ी विरोधी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मुखिया रही हैं। वह बांग्लादेश की 9वीं प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। खालिदा जिया इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में आजीवन कारावास का सजा काट रही। जैसे ही बांग्लादेश की जो वर्तमान पीएम थी शेख हसीना, जैसे ही ये बांग्लादेश को छोड़कर फरार हो गई थी, उन्हें रिहा कर दिया। जो खालिदा जिया है उन्हें रिहा कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन कब तक थमेगा?
कहा यह भी जा रहा है शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने से जनता का जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। इस मूवमेंट को भले ही स्टूडेंट्स का आंदोलन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थितियां, बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी जमात है और विपक्षी दल इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ऐसे में जब तक अंतरिम सरकार नहीं बनती है और आरक्षण के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक बांग्लादेश में सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोग घर नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसा मुद्दा चल रहा है। तो बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन कैसे हुआ है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के नातेदारों के लिए करीब 30% का आरक्षण दिया गया था। 30% का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद कुछ सप्ताह की शांति के बाद छात्रों ने पीएम शेख हसीना से माफी मांगने के लिए पद छोड़ने की मांग की। फिर 5 अगस्त को ढाका पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था। 5 अगस्त की सुबह ही हजारों लोग ने ढाका की तरफ पैदल मार्च कर दिया। रिक्शों में मार्च शुरू किया था। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की जो सरकारी आवास है उस पर धावा बोल दिए थे। सेना सड़कों पर तैनात थी, लेकिन उसने मार्च करने वाले को रोका भी नहीं। पुलिस की मौजूदगी भी कम रही है। दोपहर 2:45 पर शेख हसीना अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। उसके बाद भारत आने का कयास लग रहे थे। वो 3:40 पर बताया जा रहा। आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने हसीना के इस्तीफे की घोषणा के साथ देश में खुद अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी। एक बार बांग्लादेश में ये क्यों हो रहा है उसके फोकस में थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चलते हैं। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। 1972 में 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों और उसके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया गया था। 30% आरक्षण दे दिया गया था। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार 2008 में इसे खत्म कर दिया था। 2018 में सरकार इसे खत्म कर दिया था। हालांकि 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। फिर जून 2024 में इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए इस आरक्षण को 30% से घटाकर कितना कर दिया, मात्र 7% कर दिया। कितना कर दिया? 7% कर दिया। इसके बावजूद भी छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जारी रहा। छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद सेना तैनात कर दी गई। जुलाई 2024 में हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कई की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इस दौरान करीब 10,000 लोग हिरासत में लिए गए थे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक होता चला गया और मौजूदा राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया, जिसके चलते पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर फरार होना पड़ा, भागना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं जो पीएम आवास है शेख हसीना का, वहां पर बांग्लादेश की झंडा वहां की जनता विरोध प्रदर्शन करके लहरा रही है। उनके आवास में पहुंच गई, वहां पर तोड़ फोड़ की, अब वहां के जो सामान थे वो हटा लिए। तो अब बात रह गई कि इसका असर क्या भारत में पड़ेगा। जी हाँ, भारत में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि भारत का जो सीमा है ना वो लगा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से लगा हुआ है, करीब 4,000 किलोमीटर सीमा भारत का शेयर करता है। 4,000 किलोमीटर का जो सीमा है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है। भारत ने जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बांग्लादेश के सीमा पर पूरी अलर्ट कर दिया है। बीएसएफ की जो छुट्टियां हैं रद्द कर दिया है। भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि भारत सरकार के जितने भी नागरिक है वो ढाका है तो वो कहीं रहे या सुरक्षित स्थान से अपना सीधे वापस भारत आ सकते हैं। और जो भी बांग्लादेश जाने वाली ट्रेन या सब कुछ है, ट्रेन, बसें, हवाई एरोप्लेन, सबको बैन कर दिया है। सरकार ने सबको बैन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर बांग्लादेश में जन आंदोलन होता है तो इन्फिल्ट्रेशन के कारण अगर यहाँ से कोई भी नागरिक अगर भारत में प्रवेश करता है, खासकर जो सटा बांग्लादेश है, यहाँ पर मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ पर जो आबादी है इसकी संख्या अधिक बढ़ सकती है। तो इससे भारत के लिए असुविधा होगी, क्योंकि भारत में जो शरणार्थी है वो संकट उत्पन्न हो जाएगा। भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भारत 24 घंटे जो बीएसएफ है इसको अलर्ट मोड पर बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर पर लगाई हुई है कि किसी प्रकार से जो उग्रवादी है वो भारत में प्रवेश न कर पाए। अब बात होने वाली कि जो शेख हसीना है वो अभी कहाँ जाएगी और इसके बाद बांग्लादेश के अंदर कौन सरकार चलाएगा। अभी आने वाले समय में भी 3 लोगों का नाम चल रहा है और क्या होगा क्या नहीं होगा फिर आने वाली जो भी न्यूज होगा एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।